नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना से हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव देख रहे हैं। दरअसल में आज पूरे दिन बिहार सहित राजधानी पटना में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां रही या फिर जो अन्य गतिविधियां रही जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से हमसे और आपसे जुड़ी हुई है, उन तमाम मुद्दों पर हम रोज की तरह आज भी बहस करेंगे। अपने संवाददाताओं के साथ खबरों पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कौन सी बड़ी खबरें रही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज वो राजधानी पटना में, चूंकि पूरे दिन जो सुबह 8 बजे से हमारे सहयोगी जो आज फील्ड में निकले हैं, मैं खुद भी आज सुबह 10 बजे से लगातार फील्ड में ही हूँ और वो सभी लोग देर शाम अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और रोज की तरह सबके चेहरे पर आपको थकावट के साथ साथ ताजगी भी दिख रही होगी, क्योंकि सभी लोग अभी कॉफी पिए हैं कार्यालय में आने के बाद। तो निश्चित तौर पर जो कॉफी और चाय जब लोग पीते हैं तो फिर ताजगी जो है वो कम से कम चेहरे पर आती है। तो लेकिन थकावट आज रिपोर्टर्स की काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि आज सुबह से लगातार काफी शेड्यूल हैक्टिक था। तेजस्वी यादव की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। सुबह में वहां से महीप जो है वो लगे हुए थे। महीप तो अमूमन देखने में से स्मार्ट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं चेहरा कुछ काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जो है वो आपको देखने में बहुत ही शालीन लग रहे होंगे, शांत होंगे, लेकिन शांत हैं भी विवेक। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी जो कि काफी एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन को एक शांत रिपोर्टर जो कि कांग्रेस से बीट देखता है, वो जब कवर करने के लिए जाएगा तो फिर कैसी अनुभूति होगी। तो देखिए विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये कहना इसलिए जरूरी है आपको, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं आपको लगता होगा कि भाई वो बैठे रहते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन वाकई में अगर आप फील्ड में आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक रिपोर्टर कितनी मेहनत करता है, कितना दौड़ता है वो नेताओं के पीछे, नेताओं की गाड़ियों के पीछे, ताकि उनके बाइट को लेकर के उनकी खबरों को वो आप तक पहुंचा सके। हमारे साथ चंदन है। चंदन जो है वो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं पूरे दिन। जब भी इनसे आप बात कीजिएगा फोन पर भी तो कहेंगे कि हम अभी डीआईजी साहब के पास बैठे हैं, तो डीजीपी साहब के पास बैठे हैं। ये बात अलग है कि आप चंदन से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। मंजेश हमारे साथ हैं जो कि पूरे दिन जो है वो पूरे बिहार की खबरों को देखते हैं, और हमारे साथ स्नेहा है जो खबरों को अभी चूंकि नई सीख रही है तो खबरों को पढ़ती है वो और उस पर रिसर्च करती है। तो आज की जो दो सबसे बड़ी खबर थी जिस पर हम सबसे पहले संवाद करेंगे आपके साथ, एक खबर थी आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। कल से लगातार ये कहा जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं कहा था, कल के भी इसी वक्त इसी शो में मैंने आपसे कहा था कि कोई मंगनी लाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, जबकि हमारे सहयोगी कल बता रहे थे कि उनके नाम को लेकर तेजस्वी यादव ने कल विधिवत पीसी में ये बातें कही थी कि मंगनी लाल मंडल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि अभी फिलहाल इस तरह की कोई घोषणा जो है वो नहीं की जाएगी। जगदानंद सिंह आज उस बैठक में नहीं आए, उनके बेटे सुधाकर सिंह वो भी उस बैठक में नहीं आए। कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि आरजेडी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें कुछ एजेंडों पर मुहर लगी, कुछ एजेंडों को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बता रहे थे महीप की अब जून जुलाई में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का फिर से चुनाव होगा, एक कमेटी बनाई गई है। और क्या कुछ हुआ है तो महीप हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं। महीप आप पढ़ते बहुत हैं, लेकिन इतना अगर आप पढ़ाई किए रहते तो आज कहीं रहते प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक में। तो बताइए आपकी आज क्या पढ़ रहे हैं अभी आप मोबाइल में, चूंकि आप तो थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, फिर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? बताइए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सर 11 बजे से पटना के निजी होटल में शुरू हुई थी, और जिसमें जो सबसे आश्चर्य की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे, और उनके बेटे जो सुधाकर सिंह हैं जो एमपी हो चुके हैं वो भी नहीं पहुंचे। ये दोनों लोग जो है पूरे बैठक से गायब रहे। और उसके बाद जब हमने मनोज का विषय बना रहा है ये बैठक, बिल्कुल जब हमने पूछा मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं कि आखिरकार क्या हुआ इस बैठक में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 जून को प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होगी और उसके लिए पूरा चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और 21 जुलाई को ठीक है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा और उसके लिए पूरी तिथि तय की जाएगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। और वहीं अब सबसे बड़ी जो खबर है आपको बता दें कि तेजस्वी युग का अब शुरुआत हो गई है, तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव ने अधिकृत कर दिया है कि अब पार्टी के हित में जो भी फैसला होगा वो तेजस्वी यादव लेंगे। यानी 2025 के बिहार विधानसभा की बात कर ली जाए तो उसमें जो सीटों का बंटवारा होगा, किनको टिकट देना होगा, किन किन जो महागठबंधन सो कॉल्ड महागठबंधन है उनमें जो सीट शेयरिंग की बात होगी, किसको कितना सीट दिया जाएगा, ये सारा फैसला अब
खुद तेजस्वी यादव ले सकेंगे। अब लालू प्रसाद यादव जो लगातार प्रतिपक्ष कह रहा था या सत्ता पक्ष कह रही थी कि वो सिर्फ कठपुतली बन के रह गए, अब सारा हैंडल कर रहे हैं तेजस्वी, तो आज उस बात की लालू प्रसाद यादव ने घोषणा कर दी कि अब जो भी फैसला होगा वो खुद तेजस्वी यादव ही करेंगे। राम को तो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो ये अचानक लालू जी खुद काहे वनवास ले लिए हैं? क्या उनको लग रहा है कि अब बेटा उनका चलने नहीं दे रहा है तेजस्वी? यह एक वजह है। खराब स्वास्थ्य का हवाला इसलिए आप नहीं दे सकते हैं कि परसों मैं उनको देख रहा था कि बक्सर में वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो ऐसी क्या वजह हुई? आज सुबह में तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, पीछे से एक साउंड आ रहा है कि भाई बिहार का नया सीएम मैं हूं, तो मतलब ये क्या चल रहा है आरजेडी में? सर, आरजेडी में अब अंतर कलह जो है वो उभर के सामने आ गया है, जिसको लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या एनडीए कह दें, उन लोगों ने भी सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं हाईजैक जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। अब ये हाईजैक सो कॉल्ड कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव हो गए, क्योंकि उनके जो घर हैं या उनकी पार्टी है वो सिर्फ चाहे मीशा भारती की बात कर लें, रोहिणी आचार्य की बात कर लें, तेज प्रताप की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें, तो ये सारे लोग उन्हीं के पार्टी से निकलते चले। इनके भी अभी बड़े लीडर बचे हुए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, इस तरह के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं। कल मंगनी लाल मंडल को बुलाया गया पार्टी में, लेकिन किसी को कोई अहम पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। और तेजस्वी यादव को अचानक से उत्तराधिकारी घोषित कर देना, तेज प्रताप यादव खुद बैठे हुए थे, उनका भी दावा है कि मैं भी इस पार्टी में अहम रोल में हूं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं, इन लोगों को साइड कर दिया गया। चाहे वो उप मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर ली जाए, तो चारों ओर से जो बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब तेजस्वी यादव अपना वर्चस्व जो है उस परिवार में बैठाना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम सुपर हीरो। तो वही ये जो लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगाता है जेडीयू बीजेपी कि भाई ये पिता पुत्र की पार्टी है, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कम से कम ये फाइनल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पिता पुत्र की ही पार्टी है और इसको लेकर अब जो है जेडीयू की तरफ से हमला भी किया गया है। जेडीयू ने साफ कहा है कि जो हम लोग बातें कहते थे आज वो चरितार्थ हो गया, आज सबके सामने आ गया, जिस तरह से उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को बनाया है। अच्छा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए, कुछ जानकारी है भीतर से आप? बिल्कुल, जो इन लोगों का सदस्य बनाने की बात चल रही है उस पर और जोर देने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए कह रही है कि हम 225 सीटों पर जीतेंगे, उसका उल्टा करना है, यानी कि उन्हें 225 सीटों पर हराना है और 225 सीटें जो है वो हमें अपने कब्जे में लेनी है, क्योंकि पिछली बार जो है आरजेडी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष जो सत्ता में बैठने से मात्र 7 सीटों से जो पीछे रह गई थी, इस बार इनका लक्ष्य है कि नहीं, इस बार पूर्ण मेजोरिटी से जो है वो पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है उस पर कब्जा करना है। वहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शायद 20 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए राहुल गांधी से भी तेजस्वी की मुलाकात होती है। सर, वो 20 मिनट के लिए नहीं होती है, 20 सेकंड के लिए होती है। जब राहुल गांधी जब होटल मौर्या में विश्राम के लिए आते हैं, 1 घंटे का उनका विश्राम था, क्योंकि वो हो सकता है बड़े लोग हों, उनको विश्राम की आवश्यकता होगी, फ्लाइट से आए थे, तो वो 1 घंटा जब विश्राम करने गए थे। बड़े लोग तो हैं ही राहुल गांधी। सर वही कह रहा हूँ तो विश्राम, हम लोग भर दिन काम करते हैं, हम लोगों को तो इतनी जल्दी विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्लाइट से जाना, जेट प्लस सिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं। हम लोग मजदूर हैं भाई साहब, और वो लोग बड़े नेता हैं। बात सही है। तो उसके लिए सर तेजस्वी यादव को जैसे ही पता चला कि इसी होटल में तो 2nd फ्लोर पर राहुल गांधी के लिए अरेंजमेंट किया गया है, तो वो खुद उन्हें रिसीव करने के लिए गए। और उसके बाद जब राहुल गांधी 20 सेकंड में मिले, उनको कहा कि आप हमारे घर आइए, आप होटल में आए हैं, अभी तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। और सर इन सभी चीजों में सबसे जो मेन बात है कि लालू प्रसाद यादव जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आते हैं तो वो लिफ्ट तक तो जरूर जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के बाद वो फिर वापस मुड़ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चले जाते हैं। वो ऊपर 2nd फ्लोर पर नहीं जाते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि लालू जी से मिलने जब गए थे राहुल गांधी, लेकिन विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, राहुल गांधी के साथ आज मौजूद थे आप, ये बात अलग है कि आप 1-to-1 नहीं किए क्योंकि उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, लेकिन मुझे याद है कि आप एक खबर ब्रेक कराए थे, आपने मुझे फोन भी किया था, मैं उस समय गाड़ी पर सफर कर रहा था। आपने कहा कि मीडिया की एंट्री नहीं दी गई है राहुल गांधी के कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या था,
कितना वो संविधान को बचा सके बिहार आने के बाद, और क्या कुछ उनका कार्यक्रम था, उन्होंने अपने स्पीच में क्या कुछ कहा, और जब मीडिया की एंट्री वहां नहीं थी तो आप शायद भीतर नहीं थे, तो क्या कुछ खबरें बाहर निकल कर आई? बिल्कुल, पहला उनका जो कार्यक्रम था बापू सभागार में, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन बुलाया गया था, वो एक निजी एनजीओ के तरफ से वो कार्यक्रम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहां पे जब मीडिया की एंट्री नहीं दी गई तो लोग बाहर में ही खड़े थे। और उन मीडिया की एंट्री क्यों नहीं दी गई विवेक? आपने नहीं पूछा कांग्रेस के नेताओं से? कांग्रेस का वहाँ पे कार्यक्रम ही नहीं था। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि मेरा कार्यक्रम है नहीं, मेरा कार्यक्रम है सदाकत आश्रम में, सदाकत आश्रम में जाइए। सदाकत आश्रम में विधिवत तौर पे कांग्रेस कार्यक्रम किसका था? वहाँ पे एक निजी एनजीओ की तरफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है एनजीओ, उसकी तरफ से कार्यक्रम रखी गई थी। और उसमें साफ तौर पे जो एनजीओ में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन एनजीओ का कम, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल बयानबाजियाँ सबसे ज़्यादा हुई। राहुल गांधी ने संविधान के ऊपर जो चर्चा की, इसके साथ साथ उन्होंने बिहार में जातीय गणना पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया। आप बता दें कि महागठबंधन कौन सा ऐसा एनजीओ है जिसको चिंता है संविधान की, कि अब संविधान ही बचाने के लिए एनजीओ चल पड़ी है? खबर तो यह है कि अगर वाकई में यह कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था और कोई एनजीओ इस कार्यक्रम को करवा रहा है, तो कौन सा ऐसा जिसका, तो इसको तो पता कीजिए। तो बड़ी खबर है कि भाई कोई एनजीओ जो है, अब एनजीओ को चिंता है देश के संविधान की, भाई ये तो बड़ी खबर है। क्योंकि ऐसी खबर है, अगर वाकई में उस एनजीओ की फंडिंग होती होगी सरकार से, तो फिर तो मोदी सरकार उस एनजीओ की फंडिंग बंद कर देगी। अच्छा, ये एनजीओ का जो कार्यक्रम है, एनजीओ कांग्रेस के नेताओं का रहे एनजीओ का कार्यक्रम, लेकिन इससे पहले भी महाराष्ट्र में बुलाई गई थी इसी तरीके से संविधान सुरक्षा सम्मेलन। उसके बाद विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया वो भी सबके सामने देखे कि वहां भी कांग्रेस का क्या हास्यास्पद हुआ। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी सोच रहे कि जो संविधान को जो लेकर, जो किताब बुक लेकर जो चल रहे हैं सभी जगह कि संविधान को सुरक्षा करना, इसके साथ साथ जो यहाँ भी बुक लेकर आए थे, यहाँ भी उन्होंने 2 कार्यक्रम में भाग लिया। पहले जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, वहां भी उन्होंने अपनी किताब को दिखाते नजर आए। इसके साथ साथ जब सदाकत आश्रम में कार्यक्रम रखा गया था, वहां भी उन्होंने शिरकत किया। उसके साथ ही साथ कई के जो उनकी बातें जो सामने आई, इसके साथ उन्होंने जातीय गणना पर जो खास सवाल उठाया कि जो जातीय गणना बिहार में जो करवाया गया था वो फर्जी था। और ये जातीय गणना उस समय नहीं करवाया था कि एनडीए गठबंधन में नहीं करवाया था, बल्कि उस समय महागठबंधन के एनडीए गठबंधन में प्रस्ताव पास हुआ था विधानसभा में और करवाया गया था। वहीं आरजेडी से आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई राहुल गांधी तो आपके ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी ने तो पीसी किया था, इसमें ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई ये तो आप ही के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये फर्जी है जातीय गणना। सर, हमने ये सवाल किया था, लेकिन तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात की जाएगी, क्योंकि आज का यह टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक जो था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को टाल दिया कि विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं तेजस्वी। अच्छा मंजेश, आप चूंकि मुझे बता रहे थे कि राहुल गांधी ने कुछ मीडिया घरानों पर भी निशाना साधा और कहा कि भाई 25 मीडिया संस्थान जो हैं वो नैरेटिव बनाते हैं इस देश को चलाने की, और उसमें दलितों की और पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी लगातार मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअल में उनका जो है पूरा निशाना था भाजपा के ऊपर। और वो एक तरह से ये कहना चाह रहे थे कि पूरे देश में कुछ चंद 20-25 उद्योगपति हैं और देश का लगभग पैसा उनके पास जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कई सारे कॉरपोरेट कंपनी के बारे में कि आप उसके मालिक को देख लीजिए, मैनेजमेंट के कर्मचारी को देख लीजिए, सब के सब कहीं भी दलित, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है। इसी दौरान राहुल गांधी जो है मीडिया हाउस को लेकर भी खुल के उन्होंने कहा कि मैं अक्सर देखा करता था कि देश में जो 20-25 मीडिया हाउसेस हैं वो लोग एक तरह से देश का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और कहीं से भी उन लोगों ने किसान की, युवाओं की, महंगाई की, कहीं से भी वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो जब मैंने इसकी जानकारी जुटानी चाहिए तो मुझे ये पता चला कि ये सभी उसी उद्योगपति में से हैं, और इनमें भी ना तो कोई मीडिया हाउस के मालिक और ना ही उसके कोई कर्मी जो मैनेजमेंट लेवल में हो, एक भी दलित, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है। मतलब उनका ओवरऑल जो है दलित, पिछड़ा वर्ग को लेके भाजपा और आरएसएस को कम्प्लीटली टारगेट कर रहे थे। राहुल गांधी इसी वजह से मीडिया कर्मियों से बात नहीं करते हैं। संभव है कि मीडिया हाउस हो, इस सब में जो है आज चूंकि मैं उनके दोनों कार्यक्रम का कंप्लीट स्टेटमेंट सुना था, और दोनों ही कार्यक्रमों में वो भाजपा आरएसएस को लेके एक तरह से पूरी तरह से हमलावर दिखे, और इस दौरान वह जो है पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, इस सब चीजों को लेके हमेशा टारगेट करते रहे। समझ में नहीं आती है कि 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राहुल गांधी तो उस समय भी मैच्योर्ड थे, तो उनको कम से कम ये चीज तो लागू करवा लेना चाहिए था।
चलिए विवेक, और बताइए कि राहुल गांधी जब सदाकत आश्रम गए तो वहाँ उन्होंने क्या कुछ ज्ञान दिया? बिल्कुल, सदाकत आश्रम में वो पहुंचते हैं उससे पहले जो भाषण जो होती है तो प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह ने, कल भी हमने इस बात को जिक्र कर रहे थे कि अपने इसी समय लाइव के दौरान कि 1990 से पहले जो जब जगन्नाथ मिश्रा के समय जो कांग्रेस का जो स्थिति था वही स्थिति बनाने को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने रखा कि भाई आपको बिहार बार बार आना पड़ेगा अगर बिहार में अपने बलबूते कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो 1990 के बाद जो है लगातार कांग्रेस जो है किसी के साथ गठबंधन में ही रही है, आरजेडी के साथ अभी तक गठबंधन में है। और राहुल गांधी पहुंचते हैं पटना तो उसके बाद उनको गठबंधन का जो धर्म है वो उसको भी पालन करते हुए लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए जाते हैं। जब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था, और जो खबरें मैं देख रहा था कि उसमें कार्यकर्ता ये कह रहे थे राहुल गांधी से कि भाई कांग्रेस को अपने बलबूते बिहार में खड़ा होना चाहिए। अखिलेश सिंह ने कहा कि आप कम से कम बार बार जो है वो बिहार आते रहें। बिल्कुल, अखिलेश सिंह ने उनको बार बार कहा। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी 243 का एक पोस्टर लेकर और ऊपर से ऐसे तख्तियां दिखा रहे थे कि आपको भाई 243 का तैयारी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, कार्यकर्ताओं से वहां से ही बातचीत किए और जो भवन का जो उद्घाटन था, भवन का उद्घाटन करके वहां समय जो दिया गया था 1 घंटे का समय वहाँ सदाकत आश्रम में बिताना था, लेकिन वहाँ से वो व्यस्तम शेड्यूल के चलते वहाँ से वो मात्र 10 मिनट में ही भाषण को समाप्त कर वहाँ से निकल गए। और कार्यकर्ताओं ने भी मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई आपको 243 पे तैयारी करना है। 243 का वो एक पोस्टर लेकर और ऐसे से हिला रहे थे लोग। और इसके साथ साथ जो है लोगों के काफ़ी जो उत्साह देखने को मिला। जो वहाँ पे सदाकत आश्रम जितनी संख्या में जो लोग जुट सकते थे उतनी संख्या में वहाँ पे काफ़ी जो गहमा गहमी और पूरा भीड़ वहाँ पे दिख रही थी। और साथ साथ जो राहुल गांधी जो आज जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी लोग धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 18 दिसंबर से और 18 जनवरी है, 1 महीने के भीतर वो जाकर वहां से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो है पप्पू यादव, जब राहुल गांधी पहुंचते हैं उसके बाद पप्पू यादव भी कुछ देर के बाद पहुंचते हैं और उसके बाद वहां के बीपीएससी अभ्यर्थी। पप्पू यादव को अटेंशन नहीं मिला राहुल गांधी की तरफ से? बिल्कुल, पप्पू यादव का अटेंशन कहीं नहीं मिला। चाहे वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी देखा जाए तो वहां भी कई तरीके का पोस्टर लगाया गया था। इसके साथ पटना में देख रहे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाई गई है। इसके साथ जो सदाकत आश्रम के लगा हुआ है, लेकिन पप्पू यादव का श्रेय कहीं नहीं मिला। लेकिन पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता थे वो अब पोस्टर लेकर घूम रहे थे, वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी घूम रहे थे और इसके साथ साथ सदाकत आश्रम में भी घूम रहे थे। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पीछे पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका देखने को मिल जाएगा। यानी कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पप्पू वाकई में पप्पू बन गए। बिल्कुल। देखिए, दरअसल में एक चीज और विवेक जो आप मिस कर रहे हैं, राहुल गांधी आज भी उसी टी शर्ट में थे जिस टी शर्ट में वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। और भाई अब उनकी उस टी शर्ट की क्या विशेषता है कि पटना में तो ठंड है और देखिए जैकेट है ये हम पहने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी टी शर्ट में पूरे न सिर्फ भारत का भ्रमण करते हैं बल्कि पूरी ठंड वो गुजार देते हैं। चलिए हम राहुल गांधी पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी मीडिया में एक ऐसे चेहरे के तौर पर सामने आते हैं जिनको देश देखना और सुनना पसंद करता है। ये बात अलग है कि जब वोटिंग की बात आती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट हमको सब देगा, और जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। चलिए हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी आज टोपी नहीं लगाए, इसका मतलब कि आज पटना में ठंड कम है। और चंदन जी की मुस्कुराहट, चूंकि अमूमन क्राइम रिपोर्टर बड़ा सीरियस होता है, वो मुस्कुराता बहुत कम है, लेकिन हमारे चंदन जी हैं जो मुस्कुराते भी हैं और चंदन की तरह खुशबू भी ये बिखेरते हैं। चंदन जी बताइए, आज क्राइम में क्या कुछ आप लेकर के आए हैं? देखिए, अभी तत्काल अभी पटना के सीनियर एसपी निकले हैं और कई थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। और चूंकि बराबर एक चीज़ देखते होंगे कि मालखाना से सामान गायब हो जाता है, तो इसको लेके पटना के सीनियर एसपी अभी जो है पाटलिपुत्र, एसकेपुरी और कंकड़बाग के समेत कई थाने का जो है अभी निरीक्षण कर ही रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना गुंडा रजिस्टर में लोग हैं और कितने गुंडा परेड करवाए जाते हैं। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने की जो जिम्मेवारी जो पुलिस पे होती है उसकी पूरी खाका जो है वो थाने में पहुँच के देख रहे हैं। इसके साथ राजधानी पटना में आप बराबर देखते होंगे कि महिला या पुरुष के यहाँ से मोबाइल झपटा मार लिया जाता था, तो उस गैंग को जो है पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग उसमें जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मोबाइल गुम हो गया और मिल नहीं रहा है,
तो वैसे उन लोगों का मोबाइल जो है कहीं ना कहीं बाकरगंज में पुलिस जो जांच की है तो बाकरगंज में उसको बेच दिया जाता है, उसका पार्ट्स के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। इस कारण उसका EMI नंबर जो है वो रन नहीं करता और वो मिल नहीं पाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो 27 मोबाइल को जो है वो बरामद कर लिया है और 2 हाई सीसी स्पीड गाड़ी जो है उसे भी पकड़ा है, जिसपे वो लोग जो घटना को अंजाम देते थे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें टेप मार देते थे ताकि CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उस नज़र से वो बच जाए। तो बिल्कुल हालांकि पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है और भी चूंकि जो सिटी SP सेंट्रल है उन्होंने बताया कि और भी गैंग जो है इसमें जो जुड़े हुए हैं उनकी जो गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा ये 96 अपराधी को जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। ये कई कांडों में जो है सम्मिलित थे और फरार चल रहे थे। तो पटना पुलिस लगातार अभियान चला रही है और जो भी अपराध और अपराध की जगह से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। चलिए, तो भाई हम पटना के लोगों से अपील करेंगे कि अब आप घर में चैन से सोइए, क्योंकि आपके क्राइम की रिपोर्टिंग करने के लिए चंदन जी आ गए हैं। चलिए चंदन जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ मंजेश हैं, इनसे हम पूरे प्रदेश की खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक हमारी सहयोगी स्नेहा भी है। स्नेहा, अच्छा, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हैं, ये बताइए पहले। चलिए स्नेहा, मुस्कुराना अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। ये बताइए कि आज आप बता रही थी कि बिजली को लेकर के सरकार ने कुछ गाइडलाइन या फिर डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। सर बिहार में 15 लाख से भी ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं उन पर 5,000 से भी ज़्यादा बिजली बिल बकाया हुआ है। इसके लिए बिजली कंपनी ने अभियान शुरू किया है, डिसकनेक्शन गैंग अभियान शुरू किया जाएगा। ये 31 मार्च तक चलेगा। इसमें हर क्षेत्र में 25 उपभोक्ताओं को कॉल किया जाएगा और उनसे बात किया जाएगा, और अगर वो बकाया राशि जमा कर देते हैं, अगर 50% जमा कर देते हैं तो उनकी बिजली नहीं कटेगी, और अगर जिनने जमा नहीं किया उन्हें 1.5% इंटरेस्ट के साथ उनको देना होगा। चलिए, तो अगर आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो स्नेहा की मानिए और बिजली बिल जाकर जमा कर दीजिए, ताकि आपके घर में बिजली नहीं कटे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और हीटर का भी आप उपयोग करते होंगे। चलिए, हमारे साथ मंजेश हैं। मंजेश, बताइए दिन भर की बड़ी खबरें क्या रही पूरे प्रदेश की। सर, एक बड़ी खबर तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर है, जो आज वो प्रगति यात्रा के तहत आज बेगूसराय में थे और वहां पर उन्होंने करीब 563 करोड़ रुपए की लागत से 641 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बेगूसराय में CM ने कांवर झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसके उद्धार के लिए भी उन्होंने घोषणा किया कि जल्द से जल्द इस कांवर झील को हम लोग उद्धार करवाएंगे ताकि यहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आ सके, क्योंकि अभी कांवर झील की स्थिति बहुत ही खराब है। दूसरी खबर हमारे पास सर आज मुजफ्फरपुर से है। दूसरा की खबर और मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने आज फिर कुछ महिलाओं या लड़कियों को लेकर बयान दिया है। मंजेश, हाँ, जीविका कर्मियों से जिस समय वो बात कर रहे थे, एक्चुअल में मैंने भी वो पूरा बयान सुना है मुख्यमंत्री का। उनका सेंस जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नहीं था जो कि चल रहा है हर जगह। एक्चुअल में उनका ये कहना, पूरा जो उनका सेंटेंस था ये था कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या, आज देखिए आप लोग कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आए। मतलब उनके कहने का सेंस था कि लोगों के पहनावा में जो है अभी के समय में ये आया है। अगर GDP बढ़ रहा है तो फिर बिहार का और लोगों का भी विकास हो रहा है। जी मंजेश, बताइए आगे की खबर। दूसरी खबर सर मुजफ्फरपुर से है, जहां NDA के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन में आज पहुंचे हुए थे सभी 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष, और इस दौरान वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक तो पुनौरा धाम के विकास की बात कही है, दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा है। और दिलीप जायसवाल ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि तेजस्वी यादव या राजद के जो भी लोग हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी उनके पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तीसरी खबर सर बेतिया से है। पूर्व डिप्टी CM रेणु देवी रह चुकी हैं। आज उनके भाई ने जो है बेतिया में आज सरेंडर कर दिया है। सुबह में आज उनके आवास पर जो है पुलिस इश्तेहार भी चिपकाई थी कुर्की जब्ती का कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपके घर की कुर्की जब्त की जाएगी, और इसके बाद दोपहर बाद उन्होंने जो है मुफस्सिल थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति का अपहरण किया हथियार के बल पर, और उससे जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री करवा ली थी एक होटल में ले जाकर। देखिए, सुशासन की यही बड़ी खूबसूरती है, और ये खबर बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर देखने को मिली है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री का भाई भी जो है वो गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन सबके बीच हम महीप से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब पटना आए थे तो इस खबर पर सबकी नज़र थी कि वो राबड़ी आवास यानी कि
लालू जी के आवास पर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो देर शाम यानी कि लगभग 5:45 बजे उनकी जब फ्लाइट थी उसके ठीक पहले लगभग 5 बजे करीब वो राबड़ी आवास पहुंचते हैं। वहां पर वो कुछ जलपान भी करते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार से उनकी मुलाकात होती है। क्या कुछ वहां पर देखा आपने, चूंकि आप वहां मौजूद थे? जी बिल्कुल सर, बता दें कि ठीक 5:15 बजे राहुल गांधी तेजस्वी आवास राबड़ी आवास पहुंचते हैं 10 सर्कुलर रोड, और वहां उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। खुद लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां मौजूद रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, मीसा भारती रहती हैं, तमाम परिवार के जितने सदस्य थे वो सारे लोग रहते हैं। और उसके बाद जब नाश्ते की बात करते हैं, जब हम लोगों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि आखिर भाई क्या अंदर में बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंदर की बात हम आपको क्यों बताएं, ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दीजिए, जिसे खुलकर बाहर न आने दीजिए। और वहीं दूसरी तरफ कहा कि हाँ, हमने आज राहुल गांधी को चूड़ा घुगनी खिलाया, जो हरा चना का घुगनी होता है वो खिलाया, और साथ ही साथ अपने जो घर की विधि व्यवस्था वो दिखाई है, उन्हें मंदिर दिखाया है, यानी पूरी तरह से। और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात कर ली जाए तो चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस भी अच्छी सीटों की डिमांड करेगी। आपको याद होगा सर कि जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस ने आरजेडी को तवज्जो नहीं दी थी, इसी का प्रेशर बनाने के लिए राहुल गांधी गए थे लालू प्रसाद यादव के यहाँ कि भाई अब हम भी किसी से कम नहीं है, लगातार 90 से आप लोग हमें अपने पीछे घुमा रहे हैं, लेकिन हम पीछे घूमने को तैयार नहीं है। जो सीट शेयरिंग की बात होगी, जहां तक हमारे और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीट शेयरिंग में कोई समझौता नहीं होगा। जो सीटें पिछली बार थी उससे कम नहीं ली जाएंगी, यानी 70 सीटों से कम की बात नहीं होगी। गाना आपने सुना होगा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, यानी कि 1990 से लगातार कांग्रेस आरजेडी के साथ चल रही है। विवेक बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई 243 सीट पर हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी वहां जाते हैं और यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई कार्यकर्ता जाए बाहर में, लेकिन दोस्ती हमारी बनी रहेगी। विवेक, एक आखिरी सवाल, चूंकि अभी आप बता रहे थे कि राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है केंद्र सरकार पर कि 90 अधिकारी जो है वही इस पूरे सिस्टम को, पूरी सरकार को चला रहे हैं। क्या है वो राहुल गांधी का? बिल्कुल 90 अधिकारियों पर बजट को लेकर का, जो अभी 31 तारीख से जो बजट सत्र भी है, बजट सत्र को लेकर उससे पहले उन्होंने हमला बोला कि भाई जो बजट बनते हैं उसमें जो आदिवासी हो चाहे दलित हो, अति पिछड़ा, उनकी 90% आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता है। और जो 90 बड़े अफसर हैं उनके कहने अनुसार जो बजट बनता है, बजट तैयार होता है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति को आगे बढ़ावा मिलता है। जैसे वो कई उद्योगपतियों का नाम उन्होंने गिनाया। इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कई निशाना साधा केंद्र सरकार पर। इसके साथ जो उनका बिहार में दोनों जगह जो कार्यक्रम रहा, दोनों जगह कार्यक्रम में समय हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन चलते चलते गालिब की एक विरत पंक्ति है, इसको उद्धृत करना जरूरी है कि जिंदगी भर गालिब बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए, 22 स्कोप स्टेट लिखिए, अपने YouTube में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार हमें और करने की आवश्यकता है, और वाकई में उसकी आवश्यकता है भी, क्योंकि व्यक्ति हर एक दिन सीखता है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए अपने सहयोगी हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।